सुन पा रहे हो क्या आप लोग? मुझे कमेंट करना, सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हो क्या? कमेंट करना। सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? गुड। वो ओके, चलिए। पिछली क्लास में हमने भाषा किया था और भाषा को मैंने क्रोमा पे थर्ड क्लास क्रोमा पे लिया था। कुछ क्लियरिटी नहीं थी, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था बीच में। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था। ओके आशीष, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर अभ्यास की कमी थी। उन लोग कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने फेसबुक पे भी कमेंट किया था। हाँ, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, जाम बहुत था क्योंकि आज गणेश विसर्जन है, इसलिए थोड़ा आने में टाइम लग गया। ठीक है, नहीं तो मैं तो चला था टाइम से ही। चलो अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो मूल उद्देश्य है उस पे आते हैं। कल वाली जो क्लास थी उसको रिवीजन करते हैं और तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो मैंने बोला था कि आप लोग रिवीजन करना, तो अब मैं पूछते जाता हूँ, आप लोग बताते जाओ। जो आर्टिकल 343 है, इसके 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 1 में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा डार्क लिखता हूँ। आर्टिकल 343 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्या? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। क्लियर है? ये सबको क्लियर है, ठीक है ना? गुड। अब एक बार यहीं से प्रश्न पूछा एमपीएसआई में पूछा एक बार प्रश्न। ओके, वेलकम शिवराज सिंह, वेलकम शिवराज सिंह। ठीक है, दिख नहीं रहा है, मैंने डार्क लिख दिया, ठीक है, अब दिखेगा। ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, आपने फर्स्ट में बताया संघ की राजभाषा हिंदी, और मार्कर डार्क है बेटा, कैमरा। चलो एक बार फिर लिखता हूं मैं। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। क्या होगी? देवनागरी होगी। ये तो दिख रहा होगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? देख पा रहे हो आप लोग? बोर्ड को देख पा रहे हो क्या? आर्टिकल यहां अनुच्छेद लिख देता हूं, देख पा रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट काम नहीं करेगा, इसका सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, दिख रहा है, विजिबल है। ओके, अब यहां से एक प्रश्न पूछा एमपीएसआई में, ध्यान दो, एमपीएसआई में पूछा हिंदी है, प्रश्न पूछा हिंदी है। ओके, ठीक है तरुण, पूछा हिंदी है। पहला ऐसे पूछा, देश की राजभाषा। दूसरा पूछा केंद्र की राजभाषा। और तीसरा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था संघ की राजभाषा। किसको टिक करोगे और क्यों करोगे? जल्दी से बताओ, किसको टिक करोगे और क्यों करोगे? ये जो क्वेश्चन है इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? सही उत्तर क्या है? हिंदी है, देश की राजभाषा, केंद्र की राजभाषा, संघ की राजभाषा। थर्ड ऑप्शन एकदम सही बताया, थर्ड ऑप्शन सत्य है, सही है, संघ की राजभाषा। कहीं भी देखो पूरे संविधान में केंद्र शब्द का उल्लेख नहीं है, केंद्र शब्द का उल्लेख नहीं है,
ठीक है, तो हम भले ही केंद्र केंद्र बोलते हो और आप लोग जो बोलते हो ना केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, वो भी गलत है। हमें बोलना चाहिए संघ शासित प्रदेश। क्या बोलना चाहिए? संघ शासित प्रदेश, क्योंकि हमारा जो हाँ देश है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। राज्यों का क्या है? यूनियन है, ठीक है, सम्मिलन है। ध्यान दो, तो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। देश को टिक नहीं करोगे, केंद्र को टिक नहीं करोगे, किसको टिक करोगे? संघ की राजभाषा को, ठीक है। क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है। 2 में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सहायक भाषा के रूप में कार्य करेगी। 3rd में लिखा गया है यदि संसद चाहे तो ठीक है, अंग्रेजी को उपबंधित कर सकेगी, यानी कि हिंदी के साथ चाहे तो 15 वर्ष बाद, क्योंकि यहाँ 15 वर्ष तक ही अंग्रेजी था टिल 1965 तक। उसके बाद यदि संसद चाहे तो अंग्रेजी को क्या कर सकती है? उपबंधित कर सकती है, लेकिन संसद नहीं चाहिए और आज भी हिंदी के साथ अंग्रेजी का अस्तित्व विद्यमान है। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, कल के प्रश्न में कोई डाउट हो, अगर आप सॉल्व कर किए हो प्रश्न, ठीक है, तो बताओ मुझे। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं समझ पाऊं और आपको समझा पाऊं। कहीं कोई समस्या है क्या? कहीं कोई समस्या है क्या तो बताएंगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि मैं प्रश्नों को समझा पाऊं। आप लोगों ने अभ्यास किया था क्या? प्रैक्टिस किया था क्या? कमेंट करेंगे। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था? चलिए, अब आज मैं एक नया टॉपिक आरंभ करता हूं। नया टॉपिक आरंभ करता हूं। मैंने बताया था कि भाषा के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वर्णमाला का होगा। ध्यान देना, कौन सा टॉपिक होगा? वर्णमाला का होगा, और इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, वर्णमाला को। ठीक है ना? वर्णमाला को ध्यान से पढ़ना है। अगर बोर्ड पे नहीं दिखता है तो मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है? ऐसे मैं डार्क लिख रहा हूं, ठीक है? कभी कभी कैमरा ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए वहां फेड दिखता है। तो आप देखिए वर्णमाला लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले वर्णमाला पढ़ने से पहले कुछ हमें समझना होगा, हमें। और ध्यान रखना, आप लोग करते क्या हो? वर्णमाला को याद कर लेते हो। हाँ, वर्णमाला को याद कर लेते हो और कि ये सम्मिलित स्वर है, ये विपरीत स्वर है, ये अर्धविपरीत स्वर है, ठीक है, ये अग्र स्वर है, ये पश्च स्वर है, ये मध्य स्वर है, पता नहीं क्या क्या। और जैसे ही परीक्षा में आता है सब खिचड़ी बन जाता है और आप प्रश्नों को नहीं कर पाते। हाँ, पहले वर्णमाला को करा लेने दो, क्योंकि आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है, ठीक है ना? इसीलिए आज वर्णमाला को आरंभ कर लेते हैं, उसके बाद मैं बीच में करा दूंगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है? और कल तक या परसों तक आपके पास भाषा का PDF चला जाएगा विद आंसर, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? और मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, ठीक है? आज नया टॉपिक आरंभ कर लेने दो, ठीक है ना? चलिए वर्णमाला की बात करते, ठीक है? पंकज आरंभ करें वर्णमाला, वर्णमाला आरंभ करें, ठीक है? सुनिए, वर्णमाला को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होगी, कुछ साधारण सी बातें जाननी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि के बाद वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के बाद शब्द क्या है, शब्द क्या है, शब्द के बाद वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, फिर वाक्य क्या है, वाक्य के बाद अक्षर क्या है। इन सब चीजों को समझेंगे, ठीक है? कि भाई ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हम आरंभ करते हैं ध्वनि से। किससे? ध्वनि से।
ध्वनि से। अब देखो ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है, ध्यान देना, ध्वनि क्या है एक बार फिर देखो। अभी आप कोई कमेंट नहीं करेगा, जो भी मैं लास्ट में 5 मिनट का टाइम दूंगा बात करने के लिए, ठीक है? बीच में कुछ कमेंट नहीं करना है, ठीक है? अन्यथा फिर नुकसान आपका होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसका विशेष आप ध्यान रखिए। ध्वनि क्या है, तो सबसे पहले इन सब चीजों करने से पहले हम व्याकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण की बात करते हैं, ध्यान दो, हम व्याकरण की बात करते हैं, ठीक है? ये जो व्याकरण है, इसके अगर व्याकरण को हम भाग में बांट दें, हम व्याकरण को तोड़ दें, तो पूरे व्याकरण को हम 3 भाग में मुख्य रूप से देखते हैं। कितने भाग में देखते हैं व्याकरण को? 3 भाग में देखते हैं। कितने भाग में देखते हैं? 3 भाग में देखते हैं। पहला वर्ण विचार देखते हैं। कौन सा? वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा कौन सा? शब्द विचार। कौन सा? शब्द विचार। और तीसरा क्या है? वाक्य विचार। देखो पूरे व्याकरण को हम इतने ही भाग में सामान्यतः बांट देते, ठीक है? और व्याकरण का अर्थ, अच्छा कट रहा है क्या? चलो एक बार मैं इधर लिख देता हूं। पूरे व्याकरण को, जैसे ये व्याकरण है, व्याकरण को हम 3 भाग में बांट दिए। पहला वर्ण, ठीक है? वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। और तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है ना? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण क्या है? सबसे पहले अगर व्याकरण की परिभाषा हम देखते हैं तो व्याकरण क्या है? तो जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीख जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का एक हिस्सा क्या है? तो वर्ण विचार, जिसमें हमें वर्णों का शुद्ध ज्ञान हो जाए, जिसमें हमें वर्णों का शुद्ध ज्ञान हो जाए उसे वर्ण विचार, जिसमें हमें शब्दों का शुद्ध ज्ञान हो जाए उसे शब्द विचार, जिसमें हमें वाक्यों का शुद्ध ज्ञान हो जाए उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। ध्यान देना। अब हम बात फिर यहाँ आ जाते हैं कि ध्वनि की बात करते हैं। तो ध्यान दो, ध्वनि जो है ये भाषा की, ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक इकाई। अगर पूछेगा कि भाषा की मौखिक इकाई क्या है, तो क्या होगा? ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि। ध्यान देना। और इसी भाषा की मौखिक इकाई का, ध्यान दो, मौखिक इकाई का, जो आप किताब से पढ़ते हो उससे एकदम अलग कंसेप्ट है। मौखिक इकाई का जो लिखित रूप होता है, मौखिक इकाई का जो लिखित रूप होता है, मौखिक इकाई का जो लिखित रूप होता है, ध्यान दो, मौखिक इकाई का जो लिखित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब भी आपसे पूछेगा कि भाषा की मौखिक इकाई, 100% आपको क्या टिक करना है? ध्वनि टिक करना है। पूछेगा अगर मौखिक इकाई का लिखित रूप, तो क्या करना है? वर्ण टिक करना है। क्या करना है? वर्ण टिक करना है। और सुन लो, फिर बहुत सारे वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। शब्द मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का। तो इसीलिए तो व्याकरण को 3 भाग में बांट, क्योंकि पूरी व्याकरण की धुरी इन्हीं तीनों चीजों पे टिकी हुई है, वर्ण पर, शब्द पर और वाक्य पर। किस पे? वर्ण पर, शब्द पर और किस पे? वाक्य पर। मुख्यतः इन्हीं पर टिकी हुई है व्याकरण। तो ध्यान दो,
मैं बार बार बताता हूं, अगर शब्द पूछेगा तो वर्णों के मेल से जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। तो अब देखो कैसे तो ये यहां जो होगा ये क्या होगा? वर्णों का मेल होगा। क्या होगा? वर्णों का मेल। और शब्द क्या है? शब्द क्या है? सॉरी, वाक्य क्या है? तो वाक्य जो है वो क्या है? शब्दों का मेल है। अक्षर की बात अभी बात में करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। मौखिक इकाई का जब भी लिखित आ जाए तो वर्णों का मेल क्या? शब्द, शब्दों का मेल वाक्य। ठीक है ना? अभी अक्षर की बात हम बाद में करेंगे। अब आपसे यहां फिर एक प्रश्न पूछता है। अब इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। इन प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है। ध्यान दो, इन प्रश्नों पर आपको विशेष ध्यान देना है। पूछेगा ऐसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए क्या है? बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कमेंट करेंगे। चलो ऑप्शन में देता हूं, अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई। कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है वर्ण, वेरी गुड। और कोई रिप्लाई दे। वर्ण, अरुण का भी आ गया वर्ण, दीपचंद्र का भी वर्ण आ गया वर्ण। चलिए यहां एकदम सही है कि वर्ण। अगर ऐसे पूछ दे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो क्या लिखोगे यहां? भाषा की, देखो जितेंद्र ध्वनि नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि भाषा के अंतर्गत केवल तीन ही आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि शुद्ध भाषा सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। और भाषा की इकाई है वो तीन है। कौन सा? वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। और देखो पंकज का राइट है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ध्वनि पूछेगा तो वहां मौखिक जरूर आएगा। तो क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्लियर हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। दीपचंद्र शब्द नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, भाषा के अंतर्गत ये तीन आएंगे। ये तो अलग है, ध्वनि और अक्षर अलग है। ठीक है ना? भाषा की इकाई के अंतर्गत वर्ण, शब्द और वाक्य। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? वर्ण। तो पूछेगा भाषा की छोटी इकाई तो वर्ण। लेकिन अगर भाषा की छोटी मौखिक इकाई पूछ देना तो फिर ध्वनि टिक करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद पूछेगा ऐसे अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई हैं? कोई बताए मुझे, अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई हैं? अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई हैं? हमेशा ध्यान रखना, अगर अर्थ पूछेगा तो दो, क्योंकि भाषा में की जो इकाइयां हैं उसमें शब्द के अर्थ होते हैं। किसके अर्थ होते हैं? शब्द के अर्थ होते हैं। और किसके अर्थ होते हैं? वाक्य के अर्थ होते हैं। वर्ण का अपने में कोई अर्थ नहीं होता। एकदम सही। त्रिवेंद्र का धीरेन्द्र प्रताप यादव ने भी राइट आंसर दिया है, सत्य उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है। ठीक है? अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई हो गई? दो। कौन कौन से? तो शब्द और वाक्य।
क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अमृतराज अगर अर्थ पूछेगा, अर्थ के आधार पर, अर्थ का मतलब, अर्थ का अर्थ होता है मतलब, ठीक है। और हाँ, ये जो इसको हम बोलते हैं अर्थ जो है ये, सुनो, और ये जो है इसको हम अर्थ जो है अनेकार्थी शब्द है। क्या है? अनेकार्थी शब्द है। अर्थ का मतलब पैसा भी होता है और अर्थ का मतलब भी होता है, मीन। हाँ, तो अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई हो गई? 2। कौन कौन से? शब्द और वाक्य। क्या? शब्द और वाक्य। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां शब्द और वाक्य। फिर पूछेगा अर्थ के आधार पर छोटी इकाई। अर्थ के, फिर यहां पूछ देगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर छोटी इकाई, कमेंट करेंगे? गुड। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या हो जाएगा? शब्द। अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई, अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई जो है, अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई, अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। ठीक है, अर्थ के, हाँ एकदम सही, बहुत लोगों का राइट आंसर है, वेरी गुड। अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। अर्थ के आधार पर बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। वेरी गुड, नाइस। और फिर मैं पूछूं भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अगर पूछेगा भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो देख लो वर्ण, शब्द और वाक्य। हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा ना? ठीक है, गुड पंकज सिंह, नाइस। अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई शब्द, भाषा की छोटी इकाई वर्ण, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि। क्लियर हुआ क्या ये? क्लियर हुआ क्या ये? बाकी तो आप किताबों से पढ़ते रहते हो, जो जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें, और वो चीजें कभी आपके परीक्षा में पूछी नहीं जाती। यहां तक अगर किसी का क्लियर नहीं है तो मुझे बताने का कष्ट करे, मुझे बताने का कष्ट करे। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप करो। कुछ लोग फेसबुक पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया इस पे, तो उसका एक कमेंट भी आया था कि सर अभ्यास की कमी थी, थोड़ा समझाने का प्रयास करें। ठीक है, कल थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी, मैंने ये स्वीकारा भी। और एक विद्यार्थी का जो अंतःकरण होता है वो धैर्य होता है, एक टीचर के प्रति विश्वास होता है, तो इसको बनाए रखें। अगर कोई समस्या दिखती है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे सुधारूंगा। ठीक है, एक शिक्षक हमेशा सीखता है, ठीक है ना। कभी होता है, ठीक है, कभी जल्दबाजी में होते हैं, कुछ गलत हो जाता है, तो आपको अगर लगता है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है ना। क्लियर है क्या? यहां क्लियर है? क्लियर है? सब लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग लाइव हैं सब कमेंट करेंगे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई आप बताओ पंकज, भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वर्ण, शब्द और वाक्य, वाक्य होगा, ठीक है। और भाषा की सार्थक इकाई, क्योंकि देखो शब्द के अर्थ होते हैं, आप शब्दकोश में देखते हो, वाक्य का भावार्थ होता है। तो अगर पूछेगा भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, तो जब सार्थक लगा हुआ आ जाएगा ना तो वाक्य टिक करना, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होगी, क्योंकि उच्चारण की बात की जा रही है। जितेंद्र, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो आप पूछ रहे हो, बात यहां उच्चारण की हो रही है, तो उच्चारण में ध्वनि ही आएगा।
ठीक है। भाषा की सार्थक, क्योंकि ये प्रश्न और कमीशन, हाँ, सार्थक जब भी पूछे तो वाक्य होगा, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। क्या आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ दिख रहा है क्या? बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? जब भी सार्थक पूछे, शा अर्थ यानी अर्थ के साथ, इसका मतलब होता है कि वो भावार्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भावार्थ। कभी कभी ऐसे भी पूछता है अर्थ के आधार पर छोटी इकाई, ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। और कोई बताइए, और भी कुछ भी दिमाग में आए बताइए। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? बोर्ड पर दिख रहा है अभी? हाँ, रूबी मैडम का कमेंट था बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं नेट में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं क्या? यहां तक क्लियर है? एक एक चीज क्लियर है? गुड, नाइस। अर्पित पाल, त्रिवेंद्र सिंह, दीपचंद, जितेंद्र, पंकज कुमार, वेरी गुड। हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। कल थोड़ा सा ढीला हो गया इस पे, ठीक है, नहीं तो कभी मैं वैसे पढ़ाता भी नहीं हूं, ठीक है ना। चलो, अब हम अक्षर की बात करेंगे, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? अक्षर की बात करेंगे। ध्यान रखना, हम किसकी बात करेंगे? अक्षर की बात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अक्षर की बात करेंगे। और सुनो, एकदम अमृतराज सर, भाषा की छोटी सार्थक इकाई शब्द होगी ना? एकदम शब्द होगी, ठीक है। हाँ, अब हम अक्षर की बात करेंगे मेरे दोस्त। अब हम अक्षर की बात करेंगे। अक्षर क्या है? ध्यान दो। अक्षर हम कहते किसे हैं? अक्षर को बोला जाता है न क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति, न क्षरति इति अक्षरः। कुछ लोगों की नेट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद क्लियर आएगा, उसमें आपको टेंशन नहीं है। अगर मेरी आवाज आप लोग के पास पहुंच रही है, क्योंकि मेरी आवाज कभी कभी कट जाती है यहां से, तो अगर मुझे सुन पा रहे हो ओके, सुनो। अक्षर 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 जो भी पर्सनल बातें करनी है मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। दीपचंद्र उस समय आप बात कर लेना, ठीक है बेटा। अब हम अक्षर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अक्षर की बात करते हैं। अक्षर का अर्थ है न क्षरति, न क्षरति, न क्षरति इति अक्षरः। इति अक्षरः का अर्थ है कि जो खत्म ना हो, जिसका क्षरण ना हो, जो नष्ट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ध्यान दो, अगर मैं बोलूं जल में कितने अक्षर हैं, और अचानक में कितने अक्षर हैं, एकदम सही बताया। अनाश्वान न शर्ती इति अक्षरा। तो जितेंद्र आप बताइए जल में कितने अक्षर हैं? जितेंद्र आप बताइए, जल में कितने अक्षर हैं? जितेंद्र बताइए, जल में कितने अक्षर हैं मेरे दोस्त? सुनो, ध्यान देना। जल का जब उच्चारण करते हो तो क्या ऐसे बोलते हो क्या? जल? क्या ऐसे बोलते हो क्या? जल? या एक साथ बोलते हो जल? कैसे बोल रहे हो?
ज ल बोल रहे हो या जल बोल रहे हो? एक साथ बोलो। एक साथ बोल रहे हो? कल एक साथ बोल रहे हो, अलग बोल रहे हो? कल। जितेंद्र आप भी आइए। कल एक साथ बोल रहे हो या अलग अलग बोल रहे हो? एक साथ बोल रहे हो। तो जब भी हम किसी भी वर्ण को एक साथ बोलते हैं, ध्यान दो, जल यानी कि इसमें जो अक्षर है एक ही अक्षर है, जल। ठीक है ना? कल में भी एक ही अक्षर है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अचानक में देखो, अचानक, अचानक एक साथ बोल रहे हैं, तो इसमें कितने अक्षर हो गए? 3 अक्षर हो गए। ठीक है, यहां एक अक्षर है, यहां कितने अक्षर हो गए? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देना, क्योंकि अभी जितेंद्र ने बनाया कि जो नाशवान नहीं हो, तो अगर हम इसको नाश कर देंगे, ज और ल को अलग अलग कर देंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम बोल क्या रहे हैं, सामने वाला सुन नहीं पाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जहां हम फोकस करते हैं, ठीक है, जिस भी वर्ण पर, उसे ही हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अचानक में ऐसे बोलेंगे ना, अचानक, अचानक, अच्छा, अचानक बोलते, उसके बाद चा पे रुकते हैं, फिर नक एक साथ बोलते। तो 3 अक्षर हो गए, ध्यान रखना, 1, 2 और 3। अब देखो, अब एक कभी कभी मेरे प्यारे साथी पूछते हैं कि सर जो वर्ण है वही तो अक्षर है, क्यों टेंशन लेते हो? मैं उनको बताता हूं कि थोड़ा एक बार ध्यान से सुनो कि अब मैं, ध्यान देना, लिख रहा हूं, सभी वर्ण, सभी, ध्यान देना, सभी वर्ण अक्षर हैं, सभी वर्ण अक्षर हैं, सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। ध्यान देना, थोड़ा सा रुकते हैं। ऐसे बोलते हो, अचानक, क्या बात करते हो अमृतराज? ऐसे बोलते हो, अचानक ऐसे बोलते हो, या अचानक, थोड़ा सा साइलेंट, चा, अचानक, वह अचानक, अचानक एक साथ होता है, ध्यान देना। ऐसे बोलोगे, अचानक, बोलकर देखो अमृतराज। अब देखो, अब मैंने ये बताया सभी वर्ण अक्षर हैं, ध्यान देना, सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। कितने लोगों ने समझा इसे कि सभी वर्ण अक्षर हैं? देखो, जितने भी वर्ण हैं, जैसे अ है, अ क्या है? यहां इसमें अक्षर भी है और क्या है? वर्ण भी है। क्या है? अक्षर भी है, वर्ण भी है, लेकिन नक एक साथ, अक्षर तो है, वर्ण नहीं है। इसलिए सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। क्लियर हुआ? इसीलिए किसी किसी किताबों में लिखा होता है अक्षर, और ऐसे लिखा होगा वर्ण और ब्रैकेट में अक्षर। तो अब आप चीजों को समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? यहां क्लियर हुआ? गुड, क्लियर हुआ? ये क्लियर है क्या? इसको समझना, नहीं तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। सभी अक्षर वर्ण है, क्योंकि अक्षर में एक भी आ जाएगा, एक से, हाँ एकदम यही मैं बोल रहा था, नॉट क्लियर। एक बार देखो, क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखो मैंने लिखा अचानक, बोला अचानक, ठीक है ना? ऐसे लिखा है। सुनो, सभी वर्ण
अक्षर का डेफिनेशन लिखा दिया है, न शर्ति इति अक्षर, जिसका विनाश नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है, जिसका विनाश नहीं होता वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, यानी कि इधर उधर कर दोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, उच्चारण क्या हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, उसी को तो अक्षर बोलते हैं। ध्यान दो, सभी वर्ण अक्षर हैं भाई मेरे। मैंने लिखा अचानक, अ वर्ण है ना, स्वर है ना। ठीक है, चा, चा क्या है, कौन स्वर है या व्यंजन है। अब देखो नक क्या है, नक एक साथ आ गया ना, एक साथ आ गया ना, एक अक्षर है जल। सुनो, नक एक साथ आ गया ना, तो ये वर्ण तो है नहीं। अब दो वर्णों के मेल से तो शब्द बोल सकते हो अगर अर्थ है तो इसलिए मैंने बोला कि सभी वर्ण अक्षर हैं। ठीक है, क ख कहीं भी उस पे हम जोर दे सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है, क्योंकि इस अक्षर में नक भी तो आ रहा है, और नक को हम वर्ण की श्रेणी में रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं। सर एक साथ दो और मिलकर भी वर्ण रह सकते हैं। सर एक साथ नहीं, जब एक से अधिक मिलेंगे तो फिर वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होगा, वर्णों के मेल से किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ क्या, सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन हाँ नक जो है, नक अगर हम इसको, चलो अब मैं फिर समझाता हूं। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि नक एक अक्षर है ना, अक्षर है। ठीक है ना, लेकिन ये वर्ण तो नहीं है ना, क्योंकि दो मिल गए ना, लेकिन यहां तो एक ही है ना। देखो इसको तो सीधा सीधी तुम वर्ण बोल सकते हो, तो सभी वर्ण अक्षर हो जाएंगे, क्योंकि एक तो कम से कम हर अक्षर, बहुत सारे अक्षर होंगे, कहीं ना कहीं एक वर्ण तो वहां क आ जाएगा। कहीं हम क पे स्वराघात बलाघात, हाँ क पे कर सकते हैं कहीं, ठीक है ना, लेकिन कहीं दो पे भी तो करेंगे। जहां दो होगा तो वर्ण की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सभी वर्ण अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं है। क्लियर? एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आएगा फिर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है ना? चलिए, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अब सुनिए, वर्णमाला को हम दो भाग में बांट देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। अब मैं पूछूं, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? क्या बताओगे? स्वर किसे कहते हैं? चलो बड़ा लिख देता हूं। स्वर किसे कहते हैं? कमेंट करो, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? सब लोग आप जानते हो, पहले से परिचित हो, चिर परिचित हो इन चीजों से। हाँ, इन्होंने, एक मिनट, हाँ एकदम कंप्रोमाइज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो अब मैं समझा देता हूं, फिर कुछ लोग कंफ्यूज हैं। कोई बात नहीं, चलो पहले इसको समझाते हैं, पहले स्वर समझ लो, ठीक है? रूबी यादव, आपका कमेंट में ठीक से पढ़ नहीं पाया, आपका कमेंट ऊपर चला गया पहले, ठीक है? पहले इसको पढ़ा लेते हैं, फिर आपको जो पूछना है पूछिएगा। स्वर जो है, स्वर है, ध्यान दो, स्वर है, और कुछ अपना भी दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। बाद में लगेगा कि जो मैंने बताया है,
ठीक है, वो एकदम सत्य है। स्वर की बात करेंगे तो इसने कहा, एकदम किसी ने सही लिखा, जो स्वतंत्र हो, जो स्वतंत्र हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या बात करते हो पंकज जी, ये किताब की बातें आप बोल रहे हो। स्वतंत्र का मतलब क्या होता, अर्थ क्या होता है? कि जिसके उच्चारण में वायु को यहां हम बोलते हैं प्राण। क्या? प्राण वायु। वायु ना बोल के हम क्या बोलते हैं? प्राण वायु। तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वो निर्बाध गति से बाहर आता है। निर्बाध गति से बाहर आता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है ना? निर्बाध, बिना किसी बाधा के बाहर आता है प्राणवायु, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? बच्चे कंफ्यूज, सर 9, 10, 11 या 13, क्या टिक करें? बताएंगे आप लोग क्या टिक किया जाए? तो अब मैं स्वर लिखता हूं और पूछते हैं कि सर आ कॉमा में लिखते हैं आ अब बाबा दादा ने तो यही पढ़ाया था, बाबा दादा ने यही पढ़ाया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ध्यान रखना, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अंक इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अयोगवाह। क्यों बोलते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्वरों की संख्या एकदम सही बताया, 11 होती है। 13 में कंफ्यूज नहीं होना है, 13 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो वैदिक स्वर थे, वैदिक स्वर मूल रूप से वैदिक स्वर जो संस्कृत में है, वैदिक स्वर जिसको आरंभिक संस्कृत जो है वेद पुराणों की संस्कृत, उसमें 13 माना गया है, उसमें 13 माना गया है। और क्या जुड़ा है? क्या जुड़ा है? एक डबल घुंडी वाला री। ठीक है, डबल घुंडी वाला री। ठीक है, और एक लरी, एक लरी। बताएंगे अमृतराज एकदारे, बताएंगे अयोगवाह क्यों बोलते हैं? स्वर के साथ व्यंजन भी है, प्रूव करोगे क्या? ठीक है, मोहम्मद दाऊद, उच्चारण और रिटेन आज तक आया हो तो मुझे दिखाइए। ये सब किताबी बातें आपको नहीं करनी है। अब ध्यान दो, ये री और इस री का प्रयोग वैदिक स्वर में होता है, तो वैदिक स्वर में 13 हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत में या वैदिक स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 हैं। इसमें अंक अ को अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। किसकी श्रेणी में रखते हैं? अयोगवाह। बताऊंगा इसको एकदम क्लियर कि अयोगवाह है क्या, पहले समझ लो। अब ध्यान दो, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान दो, यहां तक क्लियर है कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है ना? और स्वतंत्र का अर्थ होता है कि जो निर्बाध गति से बिना किसी बाधा के बोले जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद भी अगर कोई अयोगवाह भी बताऊंगा मेरे दोस्त, ठीक है, ये जो किताबी लैंग्वेज है उससे एकदम अलग,
ठीक है, एकदम अलग कंसेप्ट पे बात करेंगे हम। सुनो, अब हम एकदम छोटे स्तर में ले रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखो। स्वरों का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण हम कर रहे हैं मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। मात्रा का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, बताओ मात्रा का अर्थ क्या होता है? मात्रा का क्या अर्थ होता है? मात्रा का अर्थ क्या होता है? मात्रा का क्या अर्थ होता है बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। मात्रा का क्या अर्थ होता है? कमेंट करेंगे मात्रा का क्या अर्थ होता है। गुड, कोई बात नहीं, और कोई बताएगा मात्रा का क्या अर्थ होता है? क्यों हम बोलते हैं इसमें एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा, इसमें तीन मात्रा है, क्यों? मनोज कुमार, संख्या नहीं होता। और बताइए। अर्पित पाल, अरुण ने एकदम राइट आंसर दिया है। अरुण का उत्तर जो है सत्य है, ठीक है, सही उत्तर के साथ अरुण है। जो हम उच्चारण करते हैं उसमें लगने वाला समय, पंकज का भी राइट आंसर है। मात्रा का अर्थ होता है, मात्रा का अर्थ होता है उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय, क्या? उच्चारण में लगने वाला समय, ठीक है। अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम तीन भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? तीन भाग में बांट देते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में बांटते हैं। पहले को हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का एक और नाम है ह्रस्व का, अच्छा, ह्रस्व का विलोम, विलोम क्या होता है? ह्रस्व का विलोम क्या होता है? ओके, ह्रस्व का विलोम क्या होता है? ह्रस्व का विलोम दीर्घ होता है, ध्यान देना। पूछा जाता है विलोम शब्द में ह्रस्व स्वर तो दूसरा दीर्घ स्वर। फिर पूछेगा लघु स्वर, लघु का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, बताओ लघु का विलोम क्या होता है? लघु का विलोम क्या होता है? अब कितने इसको बोलेंगे? दीर्घ नहीं, ह्रस्व का दीर्घ, लघु का गुरु, तो इसको हम गुरु स्वर भी बोलते हैं। गुड मनोज कुमार, लघु को इसको बोलते हैं छोटा स्वर, इसको बोलेंगे बड़ा स्वर। बड़ा स्वर इसको बोलेंगे एक मात्रिक, इसको क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक। इसको बोलेंगे मूल स्वर, इसको बोलेंगे संधि स्वर। कितने नाम हो गए? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। दूसरे वाले का नाम है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर। और तीसरा है इसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। अभी तक कितने नाम पढ़े थे आप लोग? क्या सारे नाम पढ़े थे या कुछ अलग पढ़े हो?
गुड, अगर सारे नाम पढ़े हो तो बहुत अच्छा पंकज। ठीक है, अगर सारे नाम आते हैं तो बहुत अच्छा। अधिकांश लोग ह्रस्व, लघु या छोटा या सुनो, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत किसे कहते हैं? प्लुत का अर्थ क्या होता है? प्लुत का अर्थ क्या होता है? कमेंट करेंगे, प्लुत का अर्थ क्या होता है? प्लुत का अर्थ क्या होता है? मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं अंकित उपाध्याय, प्लुत का अर्थ क्या होता है? प्लुत स्वर, प्लुत देखो लिखा हुआ है, आधा प प्लुत। मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं प्लुत, प्लुत का अर्थ क्या होता है? मैं परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है? कोई भी मेरे विद्वान साथी बता सकते हैं प्लुत स्वर? कोई बात नहीं, पंकज नहीं आ रहा है तो सुनो, प्लुत का अर्थ होता है उछलना। थोड़ा बहुत किसी ने राइट आंसर दिया था, शायद त्रिवेंद्र ने दिया था, उछलना। इसमें स्वर उछलता है, इसमें स्वर उछलता है, ध्यान देना। 3 मात्रा, ये तो परिभाषा है। प्लुत जैसे ये बड़ा, ये छोटा, तो ये उछलता। ठीक है, सुनो, प्लुत का अर्थ उछलना। अब ध्यान दो, फिर हम परिभाषा पे आते हैं। ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक मूल स्वर जिसके उच्चारण में यहां कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक मूल स्वर बोलते हैं। कहा जाता है पलक झपकने के बराबर समय लगता है, उसे हम ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कौन कौन से आते हैं? और री 4, बताता हूं अभी। अजय सिंह, प्लुत ये ह्रस्व में छोटी, छोटा ऊ, ठीक है, और री, ठीक है, यानी हाँ, ई जिसको आप छोटी ई बोल सकते हो, छोटा ऊ और री। ध्यान देना, री, दीर्घ री नहीं आएगा। हाँ, ये डबल घुंडी वाला नहीं है, एक ही घुंडी है। सुनो, और दीर्घ स्वर जो है, इसको ऐसे, अगर ध्यान देना, यहां डबल घुंडी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। अब दीर्घ स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं प्लुत स्वरों की कितनी संख्या है? प्लुत स्वरों की कितनी संख्या है?
कोई बता सकता है? और प्लुत स्वर देखो परिभाषा क्या है, एक बार और फिर सुनो। ह्रस्व स्वर मैंने बताया जिसके उच्चारण में एक पलक झपकने के बराबर समय लगता है। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। और मनोज का एकदम राइट आंसर है, नाइस बेटे, ठीक है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत का अर्थ उछलना, यानी इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। इसका एक और नाम हम लिखते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या लिखते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। जैसे पहले हम ओम कैसे लिखते थे? ओ और ऐसे बना देते थे तीन, यानी कि इसका मतलब हमें ओम करना है। क्या करना है? ओम। जितने भी संवाद होते हैं नाटकों के, मुख्यतः नाटकों में जो संवाद सीते राम, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्लुत स्वर के अंतर्गत आएंगे। घम, ठीक है, कुछ कुएं फेंक तो घम, किसके अंतर्गत? प्लुत स्वर के अंतर्गत। या इसको मेरे दोस्त त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। या त्रि, देखो तीन लिखा हुआ है ऐसे, तीन, ठीक है। तो नाटक या संवाद, ठीक है। अब प्लुत स्वरों की संख्या मैंने बता, कितने लोगों ने एकदम सही बताया, जैसे मनोज कुमार 8 बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। जितने भी दीर्घ हैं इसमें सब आ जाते हैं, जो भी जितने भी दीर्घ हैं वो सभी प्लुत स्वर होते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछता है जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं वो प्लुत स्वर होते हैं। साथ साथ इसमें एक ह्रस्व भी आ जाता है, अ भी आ जाता है। तो 7 दीर्घ और एक ह्रस्व मिलके, एक ह्रस्व यानी अ मिलके प्लुत स्वर का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ। प्लुत स्वर पूछेगा तो 8, दीर्घ स्वर पूछेगा तो 7 और मूल स्वर पूछेगा तो 4। प्लुत स्वर की परिभाषा भी मैंने बता दी है, ध्यान रखिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ह्रस्व से केवल अ ही प्लुत में क्यों डाला, जबकि दीर्घ को सारा उठाकर प्लुत में डाल दिया, लग रहा होगा आपको। ध्यान रखिए, क्योंकि हम ई ज्यादा देर तक बोलेंगे ना तो बड़ी ई में चेंज हो जाता है। ई तो बड़ी ई में चेंज, तो इसको लेने की आवश्यकता वहां से नहीं है, छोटी लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ई हम ज्यादा देर बोल ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, यहां बड़ा ही लिखा हुआ है, कैमरा थोड़ा दूर पे है, ठीक है ना। चलो अब बड़ा लिखूंगा, ठीक है। तो और सुनो, अगर हम ऊ ज्यादा देर तक बोलें तो ये भी किस में बदल जाएगा? बड़ी ऊ में, ठीक है। ई ज्यादा देर तक बोले बड़ी ई में बदल जाएगा। और री ज्यादा देर तक बोलेंगे तो बड़ी री में बदलेगा, लेकिन बड़ी री का प्रयोग हम नहीं करते, हिंदी में हम नहीं करते। हाँ एकदम प्लुत में आएगा ओम, ठीक है। सुनो एक बात और ध्यान रखो, तो इसलिए हम ये दोनों कितना देर भी बोलो वो आ में नहीं बदलता, इसलिए हमने किसको लिया? अ को लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है या फिर बताऊं मैं? चलिए व्हाट्सएप नंबर कितने लोग बोल रहे हैं तो लिख देता हूं, 9811686905, 9811686905। क्लियर है यहां तक? अगर प्लुत स्वर बोलेगा तो 8 लिखोगे, प्लुत स्वर बोलेगा 8 लिखोगे, दीर्घ स्वर बोलेगा 7 लिखोगे, ठीक है। मूल स्वर बोलेगा 4 लिखोगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। स्वर स्वतंत्र होते हैं जिनका उच्चारण निर्बाध बिना किसी बाधा के, ठीक है, प्राणवायु की ना बिना किसी बाधा के निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वरों का तो बदल जाएगा बड़े आ में, कैसे रूबी यादव बताओ?
जितना देर तक बोले आ में बदलेगा ही नहीं, इसलिए अ को हमने प्लुत स्वर में लिया है, और आ तो ऑलरेडी है ही। कैसे अमृतराज आप बोल रहे हो कि सर ओम प्लुत स्वर में आएगा तो प्लुत स्वर की संख्या बढ़ जाएगी, कैसे बताओ तो। ओम हम बीच वाला ले रहे हैं ना, जो बीच की मात्राएं हैं ओम, यानी कि ये मात्राएं बढ़कर उछल कर प्रयोग की जाती हैं, इसीलिए तो इसे हम प्लुत कहते हैं। हिंदी में प्लुत स्वर 8 ही होते हैं अमृतराज, ठीक है, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, सुन लो संधि स्वर, संधि स्वर इसलिए बोलते हैं कि मुख्यतः इसमें जो भी आगे आप संधि पढ़ोगे तो देखोगे मुख्यतः जो संधि हैं इसमें इन्हीं सब का प्रयोग होगा, दीर्घ स्वर का ही प्रयोग होता है। इसीलिए ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक और मूल स्वर। मूल स्वर पूछे, ज्यादातर मूल स्वर से प्रश्न आते हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, संधि स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब कल मैं इसी से लेके एक अलग कंसेप्ट बताऊंगा, इसका विशेष ध्यान रखना, जो इधर उधर से आप लोग पढ़ते हो उससे एकदम अलग। तो आज समझ में ये क्लियर है कि नहीं, आज ये बताओ पहले, आज क्लियर है कि नहीं। नहीं, ओम बेटा अलग है अमृतराज, हम ओम पूरा नहीं ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं ओम, यानी ये मात्रा ले रहे हैं हम ना। नहीं समझ में आया, ओम हम ले ही नहीं रहे ना, वो तो बहुत जगह। अब तो तब तो सबको लेते रहो, तब तो राम को भी ले लो। कोई बोलेगा राम, तो बोलोगे सर राम को भी लो ना। नहीं बेटा, इसकी मात्रा को हम ले रहे हैं, स्वर की मात्रा को, हम शब्द को नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। नहीं ओम तो ओहो, तब तो तुम जोड़ते जाओगे यार, 7 दीर्घ 1 लघु, ओम राम, जो भी चिल्ला के बोल दो, राम श्याम, ठीक है ना। ये सब नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखना। ये तो हम ये जोड़ रहे हैं ना, रा, ये मात्रा जोड़ रहे हैं, ठीक है। ओम, ये ओम, तो ऐसे ओम, ठीक है। तो ये जोड़ रहे हैं कि भाई अ बोल रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करेगा, मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है, उस समय फोन पे बात हो जाएगी। एकदम एज इट इज आते हैं। अच्छा ये बताओ एक बार और, ठीक है, जितने लोगों ने पढ़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब जाके आज नोट्स बनाओगे और देखना आपका वर्णमाला से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरे से समस्या है, ठीक है, तो मेरे से बोलिए, ठीक है। उसी को प्लुत कहा जाता है, उसी को प्लुत कहा जाता है, मैं अमृतराज, उसी को प्लुत कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, उसी को प्लुत कहा जाता है, ठीक है अमृतराज, क्लियर। कल फिर मिलते हैं हम लोग। आज के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, तब तक बहुत लोगों का फोन भी आ गया मेरे पास, ठीक है। और आप लोग से फिर निवेदन करूंगा, किताब से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, क्योंकि जैसे ही यहां गलत बताओगे मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। खूब पढ़िए, सफल होइए, ठीक है।